कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जहां पर बोर्ड वाले आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा आपका रटी रटाई चीजें काम नहीं आती। कोई फॉरेन एंटीजन जब हमारी बॉडी को मारने आता है या डिस्ट्रॉय करने आता है कोई चीज, तो हमारी बॉडी एक मेमोरी बनाती है कि यार उस टाइम वो थोड़ी लूज होती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कोई उसे अटैक करने वाला है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। पर अगर बेटा चैप्टर ही ढंग से नहीं पढ़ रखे हैं तो कैसे करेंगे ऐसा, समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology or zoology educator. My name is Dr. Arshit Ali. दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम बुलाओ, दिल से आए बेस्टी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ। तो भाई अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, अब हमें मेहनत करने की जरूरत है। अब यहाँ पर इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके 12th बोर्ड में आते हैं। I'll be covering zoology and Wrinkle मैम would be covering botany. ठीक है, तो पहले अभी हम ज़ुओलॉजी के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली होते क्या है मैम। तो भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जहां पर बोर्ड वाले आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करते हैं। यहां पर बेटा आपका रटी रटाई चीजें काम नहीं आती, आप उनका एप्लीकेशन पढ़ते हो। जैसे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, रीजनिंग होंगी, जस्टिफाई और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होंगे। यहां पर क्या है, वो आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। मतलब एक होता है हमने सारी चीजें पढ़ ली, अब उसका यूज कहां कहां हो रहा है या कैसे हो रहा है, उस बेसिस पर जो है बेटा आपके क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो डालने लगते हैं। ठीक है, अभी काफी टाइम से वो लोग ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहां पर मैं आपको ज़ुओलॉजी में अगर अपन देखें तो आपकी 12th क्लास में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उन 6 चैप्टर्स के मैं चैप्टर वाइज आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या लेवल रहता है। ठीक है, इसमें पीवाईक्यूज भी होंगे और कुछ सैंपल पेपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। मतलब मैंने बहुत सारी अलग अलग जगह से मिलकर ये क्वेश्चंस बनाए हैं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से चीजें होती हैं, किस तरीके से हमें अप्रोच रखनी है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये आपकी ज़ुओलॉजी का बेटा पहला चैप्टर है। ठीक है, आ जाइए। तो भाई पहला क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि क्वेश्चन कैसा आया है, मैं कैसे अप्रोच लगा रही हूं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी देखना है। ठीक है, आप लोगों को यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी है साथ में पीडीएफ में। अभी आप इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो कि कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे समझना है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि जॉन भाई एक बच्चा है, इज स्टडिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहा था। ठीक है भाई, फिर इन्होंने बोला हिज टीचर असाइंस हिम अ टास्क। टीचर ने इसे टास्क दिया कि पाथवे बताओ स्पर्म का दैट टेक्स फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ रिलीज फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली हमें स्पर्म का पाथवे बढ़ाना है। तो अगर आप लोग याद करोगे, थोड़ा सा अगर हम याद करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अगर हम याद करने की कोशिश करें तो हमें टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन याद आएगा यार। थोड़ा थोड़ा अगर तुम्हें टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन याद आ रहा हो तो मैं तुम्हें बताती हूं कि सबसे पहले बेटा स्पर्म किधर बनता है, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म है बेटा आपकी रेटी टेस्टिस में जाता है। रेटी टेस्टिस से बेटा एपिडिडाइमस में जाने के लिए इसको वास एफरेंशिया होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेटी टेस्टिस से जाता है वास एफरेंशिया में, वास एफरेंशिया से जाता है एपिडिडाइमस में, और यहां से जाता है वास डिफरेंस के अंदर। तो एग्जैक्टली अगर हमें पाथवे बनाने आया, अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो तुम्हें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा फ्लो चार्ट लिख दो। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है या 3 नंबर में आ रहा है तो डायग्राम भी बना के आओ। ठीक है, यहाँ पे अप्रोच हम क्या देख रहे हैं, सीक्वेंस है भाई स्पर्म ट्रांसपोर्ट की, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर रेटी टेस्टिस, फिर वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। पूरा आप लिखोगे, बाहर तक का पाथवे बताना है, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मिएटस।
यही एग्जैक्टली आपको एग्जाम में लिख के आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज असर्शन रीजनिंग है यार। अब असर्शन रीजनिंग को करने का एक तरीका होता है, हमेशा पहले देखो कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेप पहचानो ट्रू है या फॉल्स है। सेकेंड स्टेप हमेशा असर्शन के आगे बिकॉज लगा लो। अगर आपको जस्टिफाई करना है कि क्या असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर है कि नहीं है, तो हम पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, असर्शन और रीजनिंग ट्रू है कि नहीं है। ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इनर सेल मास एक इनर लेयर है, ठीक है, क्लियर है, मतलब असर्शन तो सही दे रखा है। रीजन, द ट्रोफोब्लास्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, क्या ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन कराती है और इनर सेल मास एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। तो बेटा जो आपका असर्शन है वो ट्रू है, रीजन फॉल्स है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट बेटा अटैच होती है यूट्रस की लेयर से और इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाता है, ये ऑपोजिट लिखा हुआ है, विच मीन्स असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। यहां पे आप देख सकते हैं सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन रीजनिंग, स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे। The scrotum maintains the temperature of testes 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हमने पढ़ा है, सही है। लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज क्रूशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहां पर बिकॉज लगा के देखते हैं कि स्क्रोटम मेंटेन्स द टेम्परेचर इतना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बिकॉज लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज क्रूशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल मैच हो रही है स्टेटमेंट, which means it is the correct explanation, ठीक है। तो यार ऐसे ही ना क्वेश्चंस की अप्रोच करना आना चाहिए हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो वो तुम्हें ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ऐसे ना फ्लो चार्ट बना के या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में ए बी सी या ब्लैंक ऑप्शंस दे सकते हैं कि इनको फिल करो, पर अगर बेटा चैप्टर ही ढंग से नहीं पढ़ रखे हैं तो कैसे करेंगे ऐसा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। बिलो इज अ इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट, भाई दिख ही रहा है हमको, हार्मोनल रेगुलेशन हम देख रहे हैं मेल में, दिख ही रहा है हमको। अब ये बता रहा है आइडेंटिफाई करो इन प्रोसेसेस को ए बी सी डी को। सबसे पहले भाई LH क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये लीडिक सेल्स पे एक्ट करता है और लीडिक सेल्स बेटा क्या रिलीज करते हैं, तो बेटा लीडिक सेल्स रिलीज करते हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस माने मेल सेक्स हार्मोन्स, यहां पे आप एंड्रोजेंस लिखो या टेस्टोस्टेरोन लिखो, इट विल बी करेक्ट। फिर बात कर रहा है ए से बी, टेस्टोस्टेरोन जो है किस प्रोसेस में काम आ रहा है, तो बेटा ये काम आ रहा है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है, ठीक है मैम, ए और बी सही है। अब FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स में बेटा नेम द सेल, कौन से सेल पर ये एक्ट करता है, तो बेटा ये एक्ट करता है आपके सर्टोली सेल्स पे। जो स्टिमुलेट करता है, कौन सी प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, बेटा ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मियोजेनेसिस को, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, दैट इज ये एक फैक्टर रिलीज करता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी सारी चीजें। ए मैंने आपको बोला टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन लिख सकते थे, स्पर्मेटोजेनेसिस था बी स्टेप, सर्टोली सेल एंड स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब भाई सही बता रही हूं मैं एकदम, ठीक है। तो भाई अप्रोच आपकी ऐसी ही होनी चाहिए। बी इन्होंने पूछा है भाई बी और डी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा होता है जब आपके स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अ कपल, ओहो कपल है भाई, दे आर ट्राइंग टू कंसीव एंड स्टार्ट अ फैमिली, भाई बच्चा करना चाह रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ सोच रहे हैं भाई बच्चा कर लेते हैं, पर इफ वुमेन का पीरियड भी रेगुलर है, मतलब पीरियड्स जो है फीमेल को रेगुलरली आ रहे हैं, उसके पीरियड्स भाई बोल रहा है 19 जुलाई को जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। व्हाट वाज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ ओव्यूलेशन, ये बोल रहा है अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 19 जुलाई को शुरू हो रही है तो उसका ओव्यूलेशन कब हुआ होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। तो भाई
ओव्यूलेशन डे निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है दैट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डेट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस आप 14 कर दो, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14। तो अगर आप यहां पे निकालोगे 19 माइनस 14 विच विल बी 5, तो मतलब 5 जुलाई को इसका ओव्यूलेशन हुआ होगा, ठीक है, 5 जुलाई को इसका ओव्यूलेशन हुआ होगा, सही बात है। नेम द 4 इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स एंड स्टेट वेदर देयर लेवल विल बी हाई और लो ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब भाई कौन कौन से हार्मोन है, अगर आप लोगों ने बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है तो उसके अंदर यूजुअली आप 4 हार्मोन्स पढ़ते हो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच एंड एलएच। अब इनके लेवल हमें बताने हैं। भाई अगर किसी फीमेल का क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और मेंस्ट्रुअल साइकिल निकल रही है, विच मीन्स एस्ट्रोजन भी हाई है, प्रोजेस्टेरॉन लो होगा, रॉन्ग क्यों लगा रही हूं मैं, लो होगा, एफएसएच और एलएच भी हाई होंगे, ठीक है, बस यही चीज हमें बतानी थी। ये देख लीजिए 5 जुलाई, एस्ट्रोजन हाई लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लो लेवल, एफएसएच हाईएस्ट, एलएच हाईएस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई में 2024 में पूछा जा चुका है, नेम द प्लेस इन ह्यूमन ओवरी जहां पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। ओके, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहां पे कंप्लीट होता है, ड्यूरिंग oogenesis। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डिवीजन, बेसिकली oogenesis ही पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूरा पूरा। गिव द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच सेल डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो भाई इनिशियल से करेंगे हम कि हमारे पास एक 2n oogonia होता है, oogonia से यार प्राइमरी oocyte बनता है, पर अभी ये प्राइमरी oocyte जो है बेटा कंप्लीट नहीं होता है इसका मियोटिक डिवीजन, ठीक है। ये मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, जब भाई प्यूबर्टी हिट होती है। तो पहला आंसर तो है जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है बेटा प्राइमरी oocyte की, वो कब कंप्लीट होगी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्राइमरी oocyte में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 2n माने 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। प्राइमरी oocyte जो है बेटा किस में डिवाइड होता है, प्राइमरी oocyte किस में डिवाइड होगा, सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte में, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी में। और भाई मियोसिस 1 है तो ये दोनों NN होंगे, विच मीन्स इन दोनों में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, सिंपल एज दैट, कुछ ज्यादा करना ही नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमोर्डियल आपका oogonia है, ये oogonia 2n, प्राइमरी oocyte 2n, फिर इसने सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई NN, और जब प्राइमरी सेकेंडरी oocyte से ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी वो भी NN, क्योंकि मियोसिस 2 इज एन इक्वेशनल डिवीजन। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। सेम अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हो पूरे नंबर, कई मार्क्स नहीं कटेंगे, क्लियर। ये चीज आप यहां पर जो एग्जाम में लिखनी है आप ऐसे बता सकते हो कि भाई फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड इन प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब प्राइमरी oocyte oogenesis कर लेता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी कंप्लीट होता है। प्राइमरी oocyte बेटा हैप्लॉइड, ठीक है, प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, और खुद 46 क्रोमोसोम का होता है, दोनों 23, वही चीज लिखी है यार। नेक्स्ट चीज क्या है, एक बायोलॉजिस्ट है हु इज स्टडीइंग द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फीटस। कोई देख रहा है एक बच्चे का ग्रो होते, फीटस को ग्रो होते देख रहा है, उसने देखा वेरियस फीटल स्ट्रक्चर्स जो धीरे धीरे समय के साथ बन रहे थे, मतलब कभी बच्चे की बॉडी बन रही है, कभी हार्ट बन रहा है, कभी डिजिट्स बन रहे हैं, कभी हेयर, हार्ट, आईज, धीरे धीरे सब देख रहा है, ठीक है। अब इसने बोला कि भाई एक टेबल शो करो कि अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में क्या क्या डेवलप होता है बच्चे का। तो हमें पता है भाई प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, विच इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। अब इन तीनों ट्राइमेस्टर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं बेटा, ये टेबल आप एग्जाम में ड्रॉ करके आ सकते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने में हमें बच्चे का हार्ट बन जाता है पहले महीने में, दूसरे महीने में भाई लिम्स, ठीक है, मतलब हाथ और पांव, डिजिट्स माने उंगलियां बन जाती हैं सेकेंड मंथ में ही। ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है 12 वीक्स माने तीसरे महीने में, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी तीसरे महीने में आ जाता है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब हो रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बाल आ जाते हैं खोपड़ी के ऊपर, बॉडी के ऊपर, आईलिड्स डेवलप हो जाती हैं, आई लैशेज आ जाती हैं।
यहां पर यार मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ को भी सेपरेटली बताया है, यहां पे भी फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ को सेपरेटली बताया गया है। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो बेटा बच्चा है फुली डेवलप हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, विच इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज़ूलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसमें कैसा क्वेश्चन है भाई, असर्शन रीजनिंग देखते हैं। पीरियोडिक एब्सिटेंस क्या है बेटा, एक कॉन्ट्रासेप्टिव नेचुरल मेथड है। यहां पे देखेंगे पीरियोडिक एब्सिटेंस इज अ नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल वेयर कपल्स अवॉइड इंटरकोर्स, वो इंटरकोर्स नहीं करते हैं 10 से 17 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। बिल्कुल सही बात है, यही मेथड है, बुक में भी यही दे रखा है। सही। ओव्यूलेशन अकर्स अराउंड द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब यहां पर तुम बिकॉज लगा लो कि क्या भाई पीरियोडिक एब्सिडेंट 10 to 17 डे पे होता है, क्योंकि मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल यही होती है। अगर 28 दिन की है तो 10 से 17 मिडल टाइम है, विच मीन्स ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। यस कर रहा है मैम, हम भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब, 1 नंबर तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई 2022 में आया हुआ है। असर्शन है कि वेरी ऑफ्टन पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसटीडी डू नॉट गो टाइमली फॉर डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। लोगों को क्या लगता है एसटीडी हो गई है, शर्मा शर्मी की बात है, डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर क्या सोचेगा यार इसकी कहाँ बीमारी हो गई है, तो आधे लोग शर्मा शर्मी में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, वेरी ट्रू स्टेटमेंट। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ एसटीडी and the social stigma is attached to this disease, बिल्कुल सही बात है। बहुत लोगों को क्या है इस डिजीज के बारे में बेटा, नॉलेज ही नहीं है कि इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, ये तुम्हारे आगे जाके कितनी सिवियरिटी कॉज कर सकती है, और सोशल स्टिग्मा है कि यार ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे तो हम सोसाइटी में चीप कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा रीजन रहता है इस चीज का, सो सॉरी। ठीक है, तो बहुत बड़ा रीजन रहता है। यहाँ पे तुम बिकॉज लगा लो कि भाई वेरी ऑफ्टन जिसको एसटीडी है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स के बारे में नॉलेज नहीं है और सोशल स्टिग्मा बहुत है, विच मीन्स ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है यार स्टेटमेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वुमेन है बेटा जिसको फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक डिसऑर्डर की, वो प्रेग्नेंट है और इज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू अंडरगो अ मेडिकल प्रोसीजर शोन। ये जो फोटो यहां लगा रखी है, ये फोटो ये जस्टिफाई करती है कि इस फीमेल के साथ कुछ ऐसा प्रोसीजर किया गया। अब इस फोटो को देख के तुम्हें इन चीजों को आंसर करना है। चलो आंसर करते हैं, मजा आता है। पता नहीं मुझे तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत इजी भी होते हैं। नेम द प्रोसीजर शोन, भाई क्या प्रोसीजर दिखा रखा है, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, मेंशन इट्स प्राइमरी मेडिकल पर्पस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब भाई नॉर्मली एमनियोसेंटेसिस 2 चीजों के लिए यूज होता है, जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी डिटेक्शन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो किस लिए, जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी के डिटेक्शन के लिए और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट, व्हाई इज द फ्लूइड कलेक्टेड ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर इंडिकेटिव ऑफ पोटेंशियल जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या भाई ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसको कलेक्ट करके हमें जेनेटिक डिसऑर्डर का पता कैसे चलता है। तो नॉर्मली क्या होता है बच्चा, जो ये जो छोटा फीटस होता है इसके कुछ सेल्स हैं बेटा जो शेड होते रहते हैं इस फ्लूइड के अंदर। बच्चे के जो सेल्स हैं वो शेड हो रहे हैं इस फ्लूइड के अंदर। तो अगर आप फ्लूइड को खींचोगे तो सेल भी एक्सट्रैक्ट होगा, सेल में डीएनए होगा, और डीएनए अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हम जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ गए, दोनों क्वेश्चन हो गए। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर जो भाई बच्चे को हो सकता है। तो आप एग्जाम्पल दे दो, डाउन सिंड्रोम हो गया, एक हीमोफीलिया हो गया। ठीक है, 2 जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम बताने हैं। सी को डन। इफ द प्रोसीजर आइडेंटिफाइज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डू यू थिंक इट कैन ऑल्सो रिवील द बेबीज जेंडर। बिल्कुल, क्योंकि ये जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी और सेक्स डिटर्मिनेशन दोनों बताता है। डिस्कस पोटेंशियल इशू दिस कैपेबिलिटी माइट कॉज इन द कंट्री लाइक इंडिया। हमें पता है इंडिया में लोग सेक्स डिटरमाइन करके फीमेल फीटिसाइड कॉज करते थे, फीमेल बच्ची को मार देते थे। अब देख लो जो आंसर्स मैंने आपको बताए, मैं साइड हट जाती हूं, ये आंसर्स बेटा यहाँ पे हैं कि भाई मेडिकल प्रोसीजर का नाम क्या है, एमनियोसेंटेसिस।
इससे हम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट कर लेते हैं। फ्लूइड में जो सेल शेड होते हैं उसमें डीएनए होता है तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर लेते हैं। डाउन सिंड्रोम और हीमोफीलिया है, बच्चे का हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये फीमेल फीटेसाइड। चारों ऑप्शन आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मतलब इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यार तुम्हें ना 5-6 कॉन्सेप्ट्स एक साथ सिखाता है। मतलब तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक है उसमें इनफर्टिलिटी जो है बेटा टॉपिक, इसमें तुम क्लियरली समझ सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ। प्लेस्ड बिलो केस स्टडीज हैं, और बेटा ये 2023 में पूछा गया सीबीएसई के अंदर। Placed below are the case studies of some couples who were not able to have kids. ये कुछ couples हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा था। These couples were not ready for adopting the baby. फिर बेटा इन्होंने क्या किया, एग्जामिन करवाए केस डॉक्टर्स को, और डॉक्टर ने इन्हें ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से बच्चा करने को कहा। अब यहाँ पे कायदे से 5 कपल्स हैं, और उन 5 कपल को तुम कौन सा ART एडवाइस करोगे एज अ डॉक्टर, वो बताना है। तो भाई कपल नंबर 1 आ चुके हैं, अब बिल्कुल डॉक्टर वाइब्स लेनी है तुम्हें। कपल नंबर 1 आ गया, हमने देखा जो फीमेल पार्टनर है उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। जो मेल है, मेल के नॉर्मल स्पर्म है टेस्टिस में, बट मिसिंग है कनेक्शन एपिडिडाइमस और वास्ट डिफरेंस में। मतलब स्पर्म तो बन रहा है पर स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, विच मीन्स अब हमें ये प्रोसीजर कैसे करना चाहिए भाई, हमें बॉडी से स्पर्म तो बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो मेल है वो तो इजैक्यूलेट कर नहीं पा रहा है स्पर्म, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो यहां पे बेटा आप एडवाइस कर सकते हो टेस्ट ट्यूब बेबी, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करवा सकते हो। ओके, या फिर आप आईयूटी करा सकते हैं, मतलब एआई भी करा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब स्पर्म लेके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट करवा सकते हैं डायरेक्टली, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई फर्स्ट कपल का केस का हम आंसर देख लेते हैं। ये देखिए आईवीएफ टेक्निक में आप इसे जिफ्ट रेफर कर सकते हैं, या इंट्रा मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आप रेफर कर सकते हो। चलो सेकंड केस है, ब्लॉकेज है फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, विच मीन स्पर्म तो जो है ओवा के पास पहुंच नहीं पाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, और मेल की नॉर्मल रिपोर्ट है। इस केस में भी बेटा हम क्या कर सकते हैं, अब भाई फीमेल और मेल का जो स्पर्म है ये दोनों मिल तो नहीं सकते, विच मीन्स हमें आउटसाइड बॉडी इन्हें मिलाना पड़ेगा। आउटसाइड बॉडी तुम कैसे मिला सकते हो, वही टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जिफ्ट। जिफ्ट बेटा एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत लोगों के लिए बोन है। नेक्स्ट चलो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं हम लोग अपना। तो यस, इन लोगों ने कौन सी टेक्निक बताई है, वही टेस्ट ट्यूब बेबी, आईयूटी, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, या फिर तुम लोग जिफ्ट कह सकते हो, वन एंड दी सेम थिंग, ब्लास्टोमिया स्टेज का फर्क होता है बस। अब थर्ड कपल है, फीमेल की नॉर्मल रिपोर्ट है, मेल क्या कह रहा है, इनका पुअर सीमेन पैरामीटर है इन टर्म्स ऑफ काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी। मतलब जो मेल है बेटा उसके स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है, ठीक है, स्पर्म के अंदर मोटिलिटी ही नहीं है, तो अब तुम क्या करोगे। तो भाई इसमें भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर इंजेक्ट करने का कोई सेंस नहीं है, मेल में जो स्पर्म है मोटिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर भी बेटा तुम जिफ्ट या आईयूटी कर सकते हो, ठीक है। यहां पे भी तुम देखोगे, एक सेकेंड, हाँ, और यहां पे तुम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी लगा सकते हो, विच मीन्स मतलब ICSI भी कर सकते हो। कैसे, इसमें क्या होता है, ओवा के अंदर जो है स्पर्म इंजेक्ट कर दिया जाए, ICSI भी कर सकते हो, जिफ्ट भी कर सकते हो, मतलब यार ये तुम्हारे ऊपर है कॉल। नेक्स्ट एक फीमेल है जिसके पास लो ओवरी रिजर्व है और मेल की नॉर्मल रिपोर्ट है, इस कंडीशन में क्या करोगे भाई। इस कंडीशन में देखो मैक्सिमम कंडीशंस के अंदर तुम सेम ही चीज कर रहे हो, जिफ्ट। तो याद रख लेना हर कपल के लिए तुम जिफ्ट टेक्निक तो कर ही सकते हो अगर उनका स्पर्म और ओवा बन रहा है, मतलब अगर स्पर्म और ओवा बन रहा है, हमें डोनर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो जिफ्ट टेक्निक इजीली परफॉर्म की जा सकती है। अगेन पुअर ओवरी रिजर्व है और मेल के जो स्पर्म्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल हैं। याद रखना अगर मेल की स्पर्म्स का काउंट लो है या मेल के स्पर्म्स एबनॉर्मल हैं, ठीक है, मतलब स्पर्म्स के अंदर कोई कमी है,
तब आप बेटा ICSI के लिए जाते हो, नॉर्मली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बाकी नॉर्मल कंडीशन में तुम जिफ्ट रेफर कर सकते हो। ICSI तुम कब रेफर करते हो बेटा? ICSI कब रेफर होता है? जब स्पर्म में कोई दिक्कत है, जैसे यहाँ पे मोटिलिटी की दिक्कत थी, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली थोड़ी प्रॉब्लम थी, स्पर्म में दिक्कत आ रही है तो ICSI ट्राई कर सकते हो। ये जितनी भी टेक्निक है यार, इनको हमने विदाउट डोनर क्यों किया? क्योंकि भाई जो कपल है उन्होंने बोला था हम अडॉप्ट नहीं करेंगे और हम डोनर से गैमीट नहीं लेंगे, इसलिए हमने इन्हीं के स्पर्म और ओवा का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रिसर्चर्स जो थे आर स्टडिंग एफिशिएंटली फॉर डिफरेंट ART टेक्निक्स इन ओवरकमिंग स्पेसिफिक टाइप्स। तो ये पूछ रहा है भाई इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में डिफरेंस बताओ। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस पूछ रहा है, तो मैंने आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंस बता दिया है। ICSI नॉर्मली बेटा कब यूज होता है? जब या तो स्पर्म में क्या हो, पुअर स्पर्म क्वालिटी हो, मोटिलिटी में दिक्कत हो, फंक्शनिंग में, है ना। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन क्या है? मे नॉट बी इफेक्टिव इन केस ऑफ स्पर्म, अगर पुअर स्पर्म क्वालिटी है तो ये वाला मेथड यूजफुल नहीं है, तब ये मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, IUI कब हेल्प करता है? हेल्प्स वुमेन विद ओव्यूलेशन बाय प्लेसिंग स्पर्म डायरेक्टली। ये तब काम करता है जब भाई स्पर्म की मोटिलिटी अगर सही है पर भाई मेल इजैक्यूलेट खुद से नहीं कर पा रहा है वहां पे, तब आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। ICSI उस केस में होता है। ठीक है, यहां पे लेस रिलेवेंस है। नेक्स्ट बेटा थर्ड चैप्टर आता है आपका, दैट इज एवोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट CBSE 23 में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। ये बता रहा है gives the correct description of the process of natural selection with respect to the length of the neck of giraffe। बेसिकली बेटा जब आप हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल भी आप वहां देखोगे तो उधर ने उन्होंने 3 टाइप के ग्राफ भी दे रखे हैं, दैट इज स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जिराफ्स और उनकी नेक लेंथ दे रखी है, तो हमें बताना है ये जो ग्राफ है ये इन तीनों टाइप में से कौन सा रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर रहा है। इस केस में हमेशा आपको क्या करना है, पीक देखो और ग्राफ में पीक मार्क करो। पीक हमें दिख रही है, जो पीक है थोड़ी शिफ्टेड है, एक साइड शिफ्टेड है, मतलब नेचर ने क्या किया है, नेचर ने सिर्फ लॉन्ग नेक वाली जो है जिराफ उनको सेलेक्ट किया है, विच मींस ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है। तो भाई स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, डिसरप्टिव वाला रॉन्ग हो गया, स्टेबलाइजिंग सी इज डायरेक्शनल सिलेक्शन है। ठीक है, शिफ्टेड है ग्राफ उस तरफ, डायरेक्शनल सिलेक्शन है क्योंकि ये सिर्फ लॉन्ग नेक वालों को फेवर कर रहा है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे मैम ये स्टेबलाइजिंग का क्यों नहीं है, क्योंकि तुम देखो ये लाइन सेंटर में नहीं है, ये फेवर सेंटर में कर ही नहीं रही है। क्लियर, चलो आ जाओ। अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने फॉसिल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन, भाई जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने भाई जो ह्यूमन के फॉसिल्स निकाले और उन्होंने क्रीचर्स निकाले जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 700 सीसी, ठीक है, 700 सीसी से ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी के थे। द स्ट्रक्चर एंड एसोसिएटेड फाइंडिंग्स आर शोन एविडेंस दैट द क्रीचर कुड यूज टूल्स फॉर हंटिंग। विच स्टेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज द क्रीचर नॉट फ्रॉम। मतलब अब हमें इनमें से ऑड वन आउट निकालना है जिसकी ब्रेन कैपेसिटी 700 सीसी से ज्यादा हो, वही सब अच्छे हैं, जिसकी कम होगी हमें उसे ऑड वन आउट करना है। तो होमो इरेक्टस जो है बेटा, होमो इरेक्टस की यूजुअली 900 सीसी होती है। होमो हैबिलस है, इनकी भी अगर आप देखोगे तो यूजुअली 650 से 800 सीसी होती है, मतलब 700 क्रॉस कर रही है। निएंडरथल मैन की भी 1400 सीसी होती है नॉर्मली। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बेटा 300 से 400 सीसी होती है, विच मीन्स ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऑड वन आउट है, क्योंकि इन्होंने जो ह्यूमन स्कल ढूंढे उन सबकी कैपेसिटी 700 सीसी से ज्यादा की थी। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऐसा हो गया जो ऑड वन आउट है। ठीक है, चलो ठीक है, दे रखिए। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजनिंग। विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई आर एग्जांपल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर। भाई मैम बिल्कुल सही बोल रहा है ये। एनालॉगस स्ट्रक्चर हैव कॉमन एवोल्यूशन ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो भाई क्लियर सा रॉन्ग रीजनिंग दे रखी है।
एनालॉगस मीन्स सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं पर ओरिजिन डिफरेंट है। तो यहां पे असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट है फाउंडर इफेक्ट में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। फाउंडर इफेक्ट से भाई न्यू स्पीशीज फॉर्म होती हैं, मे लीड टू, ठीक है, फाउंडर इफेक्ट मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, सही बात है, ओके। फाउंडर्स कैरी होल पेरेंटल जीन पोल टू द न्यू आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। क्या जो फाउंडर पॉपुलेशन होती है वो पूरा पेरेंटल जीन ले जाती है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो भाई ये स्टेटमेंट तुम्हें बताना है, यहाँ पे जस्टिफाई करना है इन चीजों को। तो भाई फाउंडर पॉपुलेशन क्या होती है बेटा, कि मान लीजिए इस जगह पे बहुत सारी ये येलो कीड़े रह रहे हैं और कुछ ग्रीन रह रहे हैं, तो ये ग्रीन क्या करे, किसी पर्टिकुलर जगह जाकर अपनी एक न्यू पॉपुलेशन बना ली, जिसको हम कहते हैं फाउंडर्स पॉपुलेशन, दूसरी जगह चले गए और बना ली। तो अब ये बोल रहा है कि मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, हो सकता है इनमें म्यूटेशन हो जाए, नई स्पीशीज बन जाए, सही है। क्या ये होल पेरेंटल जीन लेके जाते हैं? नहीं भाई, ये सारा पेरेंटल जीन पूल थोड़ी लेके जा रहे हैं, ये सम अमाउंट ऑफ लेकर जा रहे हैं, विच मीन्स असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, चलिए क्लियर, स्मॉल पार्ट ऑफ पेरेंटल जीन पूल लिया जाता है। नेक्स्ट, coelacanths were thought to be extinct until one was caught in South Africa in 1938. सही बात है, coelacanth अगर आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन करके आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है, जहां बताया भाई coelacanth एक्सटिंक्ट हो गई थी दुनिया में, बट साउथ अफ्रीका में 1938 में पाई गई थी, सही बात है। coelacanth are known to be ancestor of modern day frogs and salamanders. बिल्कुल, coelacanths को कहा जाता है कि वो एंसेस्टर्स हैं इनके, सही स्टेटमेंट है। अब ये बिकॉज यहां लगा के देखो कि क्या ये इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि coelacanth सोचा गया था एक्सटिंक्ट है पर 1938 में मिल गई, जो कि एंसेस्टर्स है मॉडर्न डे की, सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में तो सही हैं, पर ये यहां पे डिफाइन नहीं कर रहा है कि coelacanth इसलिए मिल गई थी क्योंकि वो इनकी एंसेस्टर थी। ओके, तो वी विल गो विद द बी ऑप्शन, एंड आई थिंक बी ही है, यस। चलिए नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पैलेंटोलॉजिस्ट। भाई क्वेश्चन तुम्हें जब भी तुम ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखोगे ना, दिखने में ऐसा लगता है हार्ट अटैक आ गया भाई, इतना कितना बड़ा दे दिया, क्या दे दिया करने को, बट जब तुम पढ़ोगे ना तुम्हें समझ आएगा कितना हलवा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। यहां देखो, अ ग्रुप ऑफ पैलेंटोलॉजिस्ट एम टू कैरेक्टराइज फॉसिल सैंपल। भाई बहुत सारे पैलेंटोलॉजिस्ट फॉसिल सैंपल्स को कैरेक्टराइज करें, इन्होंने सैंपल्स करेक्ट किए डिफरेंट डेप्थ्स पे, ठीक है, ये अलग अलग डेप्थ पे मिले गए हैं। अब इनको हमें अरेंज करना है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। अब ये बोल रहा है इन सैंपल्स को एल्डेस्ट ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट अरेंज करो, सबसे पुराना फॉसिल कौन सा है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूं बेटा, हमने ये चीज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस इन एवोल्यूशन में पढ़ी है, जो फॉसिल जमीन के जितना नीचे होता है, जितनी डेप्थ में होता है, वो ओल्डेस्ट होता है, और जो सबसे ऊपर होता है जमीन में वो यंगेस्ट होता है, विच मीन्स जिसकी डेप्थ ज्यादा होगी वो सबसे ओल्डेस्ट होगा। तो यहां सबसे ज्यादा डेप्थ किसकी है, 6000, ये ओल्डेस्ट होगा, इससे थोड़ा ऊपर होगा सेकंड, और ये थर्ड यंगेस्ट होगा, ये वाला होगा यंगेस्ट, ये वाला होगा ओल्डेस्ट। तो अगर मुझे अरेंज करना है तो मैं अरेंज करूंगी 6000 वाला, 4000 वाला, फिर 1500 वाला, ओल्डेस्ट टू एल्डेस्ट, ठीक है, यही चीज करनी है हमें यहाँ पे, ओल्डेस्ट टू एल्डेस्ट, इन्होंने यही किया, सैंपल बी ए सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई में पूछा जा चुका है। अब यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन तुम्हारी पीपीटी में डाल रही थी ना, मैं समझ गई थी तुम बच्चे यहाँ पे क्या गलती करके आ सकते हो। तो देखना, 3 टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दे रखे हैं। द शेडेड रीजन मार्क्ड विद एरो show the individual in the population which are not selected। अब यहां पर बच्चे इस लाइन को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो डायरेक्शनल का ग्राफ है, दोनों साइड को सेलेक्ट किया गया है, बट बेटा ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे कलर्ड है दे आर नॉट सेलेक्टेड, ठीक है, यहां पे तुम ये गलती करके आ सकते हो, विच मीन्स, चलो आगे, अब हमें बताना है, नेम करो इस ग्राफ को,
चलो नेम करते हैं। ये जो अगर हम ग्राफ देखें, इट मींस सिर्फ बीच की पॉपुलेशन सेलेक्ट की गई है, विच मींस ग्राफ ए क्या शो कर रहा है, स्टेबलाइजिंग, ठीक है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। बी ग्राफ में सिर्फ एक साइड ही ग्राफ मूव कर रहा है, विच मींस डायरेक्शनल। सी ग्राफ में बीच का रीजन हटा दिया गया है, साइड का दोनों सेलेक्ट किया गया। जब दोनों सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम्स, उसे कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो तीसरा ग्राफ दिखा रहा है डिसरप्टिव सिलेक्शन। ओके, यही चीज इन्होंने यहां पे समझाई है। पहला स्टेबलाइजिंग है, डायरेक्शनल है और डिसरप्टिव है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है या आया जा चुका है, तो यहां देख लो चुपचाप से। ओके, एक आर्कियोलॉजिस्ट है भाई, ईस्ट अफ्रीका में वो साइंटिस्ट काम कर रहे थे। उन्होंने 3 टाइप के स्कल्स ढूंढे, ए, बी और सी। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, हु स्कल ए, बी और सी शोन अबव, which of the two skulls are more similar to each other। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी के आखिरी एवोल्यूशन में दे रखा है, बिल्कुल एवोल्यूशन के लास्ट में। उसमें हमें पता होना चाहिए, जो ये स्कल है बेटा, ये ह्यूमन अडल्ट का है, ये जो है ये एक बेबी चिंपैंजी का है, ये एक अडल्ट चिंपैंजी का है। तो ज्यादा सिमिलैरिटी ह्यूमन अडल्ट और बेबी चिंपैंजी में नजर आ रही है, ए और बी में। ड्यूरिंग देयर एनालिसिस साइंटिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। 15 मिलियन ईयर्स अगो जब साइंटिस्ट और ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने जब उन्हें स्कल मिला, वो 15 मिलियन ईयर्स अगो पुराना था, जिसमें से एक स्कल थोड़ा एप लाइक था, एक थोड़ा मैन लाइक था। तो अब यहां पे तुम्हें ह्यूमन एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाना है कि कौन सा ह्यूमन एवोल्यूशन में कौन से ह्यूमंस थे बेटा जो 15 मिलियन ईयर्स अगो थे। तो एप लाइक थे बेटा आपके ड्रायोपिथिकस, और मैन लाइक थे रामापिथिकस। क्लियर, ये देख लो यहाँ पे रामापिथिकस और ये रहा आपका ड्रायोपिथिकस। स्कल ए और बी जो है सिमिलर दिख रहे हैं, देख लो यहाँ पे लिखा है ए बिलोंग टू ह्यूमन बीइंग, बी बेबी चिंपैंजी, सी अडल्ट चिंपैंजी। क्लियर, चलिए आगे। अब ये तुमने अगर देखा होगा तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर प्लांट एवोल्यूशन और एनिमल एवोल्यूशन के अजीब से, बहुत ही अजीबो गरीब दिखने वाले फ्लो चार्ट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जिन्हें याद करने में मौत आती है तुम लोगों को, है ना। पर खैर, तुम में जिसको ये मौत आती है, प्लीज कंसिडर गो वॉच माय एवोल्यूशन लेक्चर, ठीक है, वो मैं करा रही हूं। अब इस चार्ट से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। हालांकि अभी तक तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया नहीं, बट बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक है, जो सबसे नियरेस्ट एंसेस्टर होगा वही आंसर होगा। अब तुम्हें मेरी भाषा समझ नहीं आई होगी, मैम कौन सी फ्रेंच बोली है, अभी बताती हूँ। टू विच प्लांट ग्रुप आर फर्न्स एंड कॉनिफर्स मोस्ट क्लोजली रिलेटेड। ये बोल रहा है फर्न्स और कॉनिफर्स के सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड किसके हैं। तो इनका सबसे क्लोज एंसेस्टर कौन है, जो तुम्हें यहां दिख रहा है, साइलोफाइटॉन। तो साइलोफाइटॉन आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर ही आंसर होगा। हु आर द क्लोजेस्ट एंसेस्टर टू फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट के क्लोजेस्ट कौन है, सीड फर्न्स, ठीक है, सीड फर्न्स। फिर which is the most ancestral or primitive group within the flowering plant। ये बोल रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे ओल्डेस्ट प्रिमिटिव ग्रुप कौन सा है, क्लोरोफाइट। भाई हमें दिख ही रहा है सबसे पुराने यही थे, इन्हीं से सब कुछ आया है। तो क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स आर दी ओल्डेस्ट। टू विच शेयर्ड लीनेज डज साइलोफाइटॉन बिलोंग। साइलोफाइटॉन बिलोंग्स टू, सीधे सीधे दिख रहा है, ट्रैकियोफाइट। भाई बिल्कुल एकदम ऐसे बच्चा छाप चार्ट दे रखा है ये। हु आर द कॉमन एंसेस्टर टू साइलोफाइटॉन एंड सीड फर्न्स। साइलोफाइटॉन और सीड फर्न का कॉमन एंसेस्टर कौन है, ट्रैकियोफाइट्स। हु आर शेयर्ड एंसेस्टर्स ऑफ मॉसेस एंड ट्रैकियोफाइट्स। मॉसेस और ट्रैकियोफाइट का कॉमन एंसेस्टर कौन है, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स।
बस तुम्हें नियरेस्ट और क्लोजेस्ट एंसेस्टर पता करने हैं, दैट्स इट। यही आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं थोड़ा डिटेल में। नेक्स्ट है बेटा CBSE 24 में क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर भाई, यहाँ पर जहाँ मैथ्स लगती है बायो वालों की अधिकतर बार बुद्धि हिल जाती है, नहीं मैम बुद्धि हिलने लगता है हमारे तो ठीक है। ये हार्डी वर्क प्रिंसिपल में ही जो है पूरी दुनिया की मैथ्स, हमारी जेईई एडवांस मैथ्स आ जाती है यहाँ पे, नहीं। अज्यूम दैट एक पॉपुलेशन है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिसमें ब्लैक कलर के जो बीटल्स हैं वो डोमिनेंट हैं, ब्लैक बीटल्स आर डोमिनेंट, और रेड बीटल्स हैं, रेड जो हैं वो रिसेसिव है। 40% ऑफ ऑल बीटल्स आर रेड, ठीक है। बेसिकली ये बोल रहा है, इसने हमें बेटा क्या दे रखी है, इसने बेटा हमें एलिलिक जो है होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी मतलब परसेंटेज दे रखी है, 40% है ये क्या, रिसेसिव BB। गिवन इज द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड बीटल्स। रेड बीटल्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जब भी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है रेड बीटल्स की, आप क्या करोगे, ठीक है। यहां पर इन्होंने किसकी दे रखी है, कंबाइंड स्मॉल b की। अब सिंपल मैथ्स है, यहाँ पे ज्यादा तुम्हें लफड़ा करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो 40% ऑफ द बीटल्स आर रेड, मतलब BB दे रखा है 40%। हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड बीटल, मतलब हमें क्यू स्क्वायर निकालना है। क्यू स्क्वायर कैसे निकालोगे, 40/100 डिवाइड कर देंगे तो 0.4 बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बीटल्स इन द पॉपुलेशन दैट आर हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का फॉर्मूला होता है भाई 2pq। हमें अगर हेट्रोजाइगस निकालना है, हमें 2pq से निकालना है, पर अभी हमारे पास ना तो p है ना q है। अब हमारे को ये पता है, हमने अभी क्यू स्क्वायर निकाला है विच इज 0.4। अगर हमें क्यू निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 0.4। अब भाई अंडर रूट ऑफ 0.4 यहाँ मैथ्स लगानी है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 0.4 आई थिंक 0.63 है यहाँ पे, ओके। अब यार थोड़ी मैथ्स तो मेरी भी वीक है, समझ गए, 0.63 है। अब अगर तुम्हें p निकालना है तो p प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो p क्या हो गया 1 माइनस 0.6 0.4। अब यहाँ पे 2pq निकाल लो। आई होप मैंने इतनी कैलकुलेशन तो सही की है। 0.63 है तो 0.37 आ जाएगा ये, है ना। तो यहाँ 2 इंटू 0.37 इंटू 0.63 करोगे तो 0.47 आ जाएगा तुम्हारा हेट्रोजाइगस की जो है अपनी परसेंटेज। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बीटल्स। यहाँ अगर आप देखोगे तो 0.63, ये 0.37 निकाल लिया, 0.47 माने 47%। क्या बात है, आई एम ग्रेट एट मैथ्स, थैंक यू। So whatever, thank you everybody. What is the frequency of homozygous dominant individual? Homozygous dominant individual मतलब p स्क्वायर निकालना है। सिंपल सी बात है, अगर तुमने p निकाल लिया है तो p स्क्वायर तो निकाल ही लोगे अब, ठीक है। सिंपल सी बात है, 0.37 को इंटू कर दो, 0.14 बन जाता है। सिंपल। अज्यूमिंग अगर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में बीटल की पॉपुलेशन अगर 1500 है टोटल, तो 1500 में से हाउ मेनी बीटल्स टू बी ब्लैक और रेड। अगर 1500 टोटल बीटल हैं तो इसमें ब्लैक और रेड कितने होते। भाई सीधी सी बात है, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। हमें पता है कि जो रिसेसिव हैं वो 40% है, विच मीन्स रिसेसिव 0.4 होंगे। 0.4 और 1500 कितना होता है, 600। 600 होंगे रेड और 900 होंगे ब्लैक। सिंपल मैथमेटिक्स है यार, कुछ खास नहीं है। 1500 अगर हमें पता है टोटल बीटल है और हमें पता है कि 40% रिसेसिव है, तो 1500 का 40% कितना होता है, 600। बचा हुआ आप माइनस कर लो 1500 में से, डोमिनेंट निकल जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम। नेक्स्ट बेटा आपका 4th चैप्टर आ जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आ जाइए, सीबीएसई में क्वेश्चन आया है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट्स पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कहते हैं भाई मान लो तुमने किसी और की किडनी ली है या हम किसी और से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं,
तो उन पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दी जाती हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो टू दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह से कोई सफर कर रहा है मान लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इम्यूनोसप्रेसेंट हेल्पफुल होती है? इम्यूनोसप्रेसेंट एग्जैक्टली हमारी बॉडी में करती क्या है, चलिए देखते हैं। दे ट्रिगर एलर्जिक रिस्पॉन्स, नो। दे एलिमिनेट अनहेल्दी टिश्यू, नो। दे कंट्रोल सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो बेटा अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी पढ़ी है, तो वहां सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर बताया गया है कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स दी जाती हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन, याद करेंगे थोड़ा प्रोसेस। सेल मीडिएटेड, दे डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, बेटा दैट मींस ऑटो इम्यूनिटी होती है वो। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब कंपाउंड ए एंड बी? अब यहां पर मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगी कि बेटा कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए डायग्राम्स। हाँ, हैशटैग फुल डायग्राम्स की वीडियो भी बेटा आप लोगों के लिए है इस चैनल पर, ठीक है। इस चैनल पर ही आएगी वो आपकी फुल डायग्राम्स वाली वीडियो भी। अब अगर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पे फोकस ही नहीं किया डायग्राम पे, उसको क्या ही पता है किस चीज का डायग्राम है, इतनी केमिस्ट्री तुम्हें भी नहीं आती है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ बेटा, पहला और दो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है बेटा ये आपका कैनाबिस का है, ठीक है। कैनाबिस सटाइवा जो है कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर दे रखा है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है बेटा ये आपका मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दे रखा है, ओके। तो कंपाउंड ए जो है इज फ्रॉम द लैटिक्स ऑफ पैपेवर सोमनीफेरम। तो भाई पैपेवर सोमनीफेरम से मॉर्फिन बनती है, विच मीन्स इन्होंने ए को बोल रखा है इससे। ए बेटा कैनाबिनॉइड्स हैं ये, ठीक है। ये क्या है? कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, विच मीन्स पहला स्टेटमेंट गलत है। रिसेप्टर ऑफ बोथ आर अफेक्टिंग जीआईटी, नो। प्रोडक्ट्स हैविंग कंपाउंड ए, जो ए है इनको लिया जाता है थ्रू इनहलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, ठीक है। वाइल बी आर टेकिंग थ्रू स्नॉटिंग और इंजेक्शंस, बिल्कुल सही चीज है। मॉर्फिन को आप स्नॉट करके या इंजेक्शंस के थ्रू ले सकते हैं। कैनाबिनॉइड्स को यूजुअली इनहेलेशन या ओरल रूट से लिया जाता है, ठीक है। स्मैक इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन, तो नो बेटा, ठीक है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन नहीं है वो। विच इज प्रोड्यूस बाय एसिटाइलेटिंग कंपाउंड ए, हाँ मतलब सॉरी, स्मैक इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन, स्मैक डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, बट वो ए से नहीं बेटा बी से बनता है, विच मीन स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए आई थिंक सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाया, क्या स्टाइलिश नेम है भाई। अनाया argues that cancerous cells grow rapidly due to the ability to perform contact inhibition. Is she correct and why? क्या भाई कैंसरस सेल कॉन्टैक्ट इनिबिशन दिखाते हैं? तो भाई पहली बात तो जितना अच्छा नाम था उतनी ही छोटी बुद्धि थी बहन जी की, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अनाया जी ने यहाँ दिमाग ही नहीं लगाया, कैंसरस सेल्स के वो लॉस्ट कर देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। तो इज शी करेक्ट? नो, शी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इज शी करेक्ट? नो। तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, बिकॉज कैंसर सेल्स लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन लीड टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, सही है। बिकॉज कैंसर सेल्स डू नॉट डिवाइड एंड रिमेन डोरमेंट, तो बेटा वो तो डिवाइड करते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग, सीबीएसई में पूछा जा चुका है। सैल्मोनेला इन्फेक्ट्स वेरियस ह्यूमन ऑर्गन्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अफेक्ट ह्यूमन ऑर्गन्स वाया ब्लड स्ट्रीम, सही बात है भाई, ब्लड स्ट्रीम से अफेक्ट कर देता है सैल्मोनेला। ओनली सैल्मोनेला कैन विथस्टैंड हाई पीएच ऑफ द ब्लड, क्या सिर्फ सैल्मोनेला? यहां पर बेटा क्वेश्चन ने गड़बड़ कर दी। ओनली सैल्मोनेला तो नहीं यार, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं, सिर्फ सैल्मोनेला नहीं। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस, बिल्कुल सही बात है, एचआईवी से होता है। नेक्स्ट, विच अटैक्स बी एंड टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, तो बेटा यहां ये गलत है, क्योंकि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स बी को नहीं, टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस को अफेक्ट करता है, बी को नहीं करता है। दूसरा, HIV रेप्लिकेट्स इनसाइड टी लिम्फोसाइट लीडिंग टू वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम,
सही बात है भाई, HIV जो है टी लिम्फोसाइट्स के अंदर जाके रेप्लिकेट करता है, लीडिंग टू जिससे इम्यून सिस्टम वीक होता है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बेटा CBSE में आया हुआ है 23 में। स्मोकिंग कैन रेज बीपी एंड इंक्रीज हार्ट रेट। बिल्कुल बेटा, जो लोग स्मोक करते हैं उनका बीपी और हार्ट रेट बढ़ जाती है, सही है। निकोटीन जो है बेटा एड्रीनल ग्लैंड को कहती है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन रिलीज करो, जिससे बीपी और हार्ट रेट बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। यहां बिकॉज लगा के चेक कर लेते हैं। स्मोकिंग कैन कॉज हाई बीपी एंड हार्ट रेट बिकॉज निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रीनल। बिल्कुल सूट हो रहा है यार, मतलब ये तो देखते ही मुझे फील हो रहा है सूट हो रहा है, तो इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही बात है। चलो CBSE 2020 में क्वेश्चन आया है, इट इज ऑफ्टन ऑब्जर्व दैट chances of a person suffering from measles in his or her lifetime are low if he or she has suffered from the disease in the early childhood. Justify your statement. तो भाई अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा है तो वहां पे पढ़ाया जाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, कि जब भी कोई कीड़ा हम एकदम ऐसे मान लेते हैं ना, कोई एंटीजन, ठीक है, कोई एंटीजन तुम्हारी भाषा में, कोई एंटीजन, कोई फॉरेन एंटीजन जब हमारी बॉडी को मारने आता है या डिस्ट्रॉय करने आता है कोई चीज, तो हमारी बॉडी एक मेमोरी बनाती है कि यार उस टाइम वो थोड़ी लूज होती है क्योंकि उसको पता नहीं होता है कोई उसे अटैक करने वाला है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। बट जब दूसरी बार वो बीमारी होती है या वो एंटीजन आता है, तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी एक मेमोरी है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आता है तब। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको डिफाइन क्या करना है, व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर मीजल्स फर्स्ट टाइम, तो हमारी बॉडी बहुत लो इंटेंसिटी से प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है और हमारी मेमोरी डेवलप होती है। फिर जब दूसरी बार इनकाउंटर होगा मीजल्स से, तो हमारी बॉडी बेटा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स और मेमोरी से उसे खत्म कर देगी। इसलिए चांसेस होते हैं कि हमारी लाइफ टाइम में हमें मीजल्स या चिकन पॉक्स जैसी चीजें लाइफ टाइम में एक ही बार होती हैं। इट इन्वॉल्व्स बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस इन आवर बॉडी। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो बेटा एक रिलेशनशिप दे रखा है HIV और टी सेल काउंट के अंदर। ये बता रहा है जब HIV वायरस बॉडी में घुसता है तो वैसे ही टी लिम्फोसाइट्स का काउंट नीचे गिरने लगता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड? भाई वही बात है, अगर HIV हमारी बॉडी में जाता है बेटा तो वो टी लिम्फोसाइट्स के अंदर जाके मल्टीप्लाई करके उनको डिस्ट्रॉय करता जाता है। जैसे ही बॉडी में HIV है वो अपना काउंट मल्टीप्लाई करेगा तो टी लिम्फोसाइट का काउंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है, जो हम ग्राफ में देख रहे हैं। डज इट कंप्लीटली क्लियर दैट वायरस फ्रॉम द बॉडी परमानेंटली? क्या टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी से HIV वायरस को कंप्लीटली हटाते हैं? नहीं, HIV को बेटा बॉडी से हटाना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। इवन हम लोग आज तक एड्स का परमानेंट क्योर नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के सारे टी लिम्फोसाइट्स को बर्बाद कर डालता है। प्रॉपर अगर आपको आंसर चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डज नॉट क्लियर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट CBSE 23 में क्वेश्चन आया है, एक इन्फेक्शन होता है बेटा जो विशेरिया बैनक्रॉफ्टी से होता है, जिससे हमारी स्वोलन लिम्फ नोड्स या एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं एलिफेंटाइसिस हो जाता है इससे। व्हाट आर द होस्ट विशेरिया बैनक्रॉफ्टी रिसाइड इन? भाई ये कह रहा है विशेरिया बैनक्रॉफ्टी किसके अंदर पाया जाता है, तो आपको बता दूं ये यूजुअली फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, सैंड फ्लाई या फिर ह्यूमन के अंदर, मॉस्किटो या ह्यूमन में दिख जाता है, पाया जाता है। गिव 2 रीजंस व्हाई द लिम्फेटिक सिस्टम प्रोवाइड्स अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर विशेरिया क्रॉफ्टी देन सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई लिम्फेटिक सिस्टम पहली बात थोड़ा स्लो होता है तो इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, जिससे ये अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से कर पाता है रैदर देन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ दे रखा होगा इसके पास कांस्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन और लिपिड होते हैं, इसका फ्लो रेट स्लो होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2 पेशेंट हैं, एक है X एक है Y। दे हैव रिसेंटली कंज्यूम ड्रग्स, दोनों भाई ड्रग्स करते थे मिलके बैठ के, क्या बात है यार, देखो X जो है ड्रग्स करते हैं, वर ब्रॉट टू अ रिहैबिलिटेशन सेंटर, दोनों को लाया गया। While it is established that each of them consumed either morphine or cocaine, इन दोनों में से किसी एक बंदे ने तो मॉर्फिन या कोकेन लिया ही है,
ठीक है, चलो देयर स्पेसिफिक ड्रग्स कंजम्पशन अभी भी अनडिस्क्लोज्ड है, अभी भी हमने एग्जैक्टली नहीं पाया गया दोनों ने कौन सी ड्रग्स ली थी, बट उनमें से किसी एक ने मॉर्फिन या कोकेन तो लिया ही है। ड्यूरिंग द मैंडेटरी टेस्ट एक्स जो है हमें पता चला एक्स के पास बहुत हाई अलर्टनेस है, अलर्टनेस बहुत तेज है भाई की, क्या बात है यार, सही है। विच बॉट अ हेल्यूसिनेशन वाइल वाई अपीयर्ड काफी ड्राउजी, जो वाई था वो थोड़ा थका हुआ था, एक्स जो था थोड़ा एक्टिव दिख रहा था। ओके, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई द ड्रग ऑफ ईच पेशेंट इज लाइकली टू हैव कंज्यूम्ड। भाई हमारी बॉडी की अलर्टनेस, एक ड्रग है जो हमारी अलर्टनेस बढ़ाती है और एक ड्रग है जो हमारी बॉडी में क्या करती है, ड्राउजीनेस लाती है, हमारा पेन रिलीफ करती है। तो भाई ड्राउजीनेस जिसको हो रही है वो क्या ही ले रहा होगा, वो ले रहा होगा बेटा मॉर्फिन, ठीक है। विच मीन्स यहां देख लीजिए वाई है वो मॉर्फिन ले रहा था और एक्स क्या ले रहा है, कोकेन ले रहा है। क्यों? क्योंकि कोकेन बेटा अलर्टनेस बढ़ाती है, स्पोर्ट्स पर्सन मिसयूज ड्रग्स में भी आती है जो अलर्टनेस बढ़ाती है, ठीक है। कोकेन बिलोंग्स, अच्छा हमने बाकी तो पार्ट पढ़े ही नहीं। विच कैटेगरीज दीज ड्रग्स आर बिलोंग टू, तो भाई कोकेन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कोका एल्किलॉइड्स, मॉर्फिन बिलोंग्स टू ओपियोइड्स। फिर इन्होंने पूछा है भाई सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या ये गलत क्यों है, मिसयूज, क्योंकि लोग यार मिसयूज करते हैं, अपनी हेल्थ खराब करते हैं, अपनी फैमिली को हार्म करते हैं, चोरी चकारी करना शुरू करते हैं, ड्रग अब्यूज करते हैं, क्राइम्स करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका 5th चैप्टर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, सिर्फ 2 ही चैप्टर बाकी हैं, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं इनके। असर्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू आर डीएनए, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? बिकॉज इट रिजल्ट्स इन वेरिएशन, बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी 2 गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी हम 2 ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, विच मीन सही चीज है। वेरिएशन इज इम्पॉसिबल थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेटा इम्पॉसिबल तो नहीं है। हमने एक शब्द पढ़ा है म्यूटेशन, कई कबार म्यूटेशन भी होती हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट कि इम्पॉसिबल है, होती नहीं है बट इम्पॉसिबल नहीं है, विच मीन्स A is true, R is false. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डीएनए लाइगेज इज एसेंशियल फॉर क्लोनिंग फॉरेन डीन इनटू अ प्लाज्मिड वेक्टर। भाई सी सही बात है, डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है? इट एक्ट्स एज मॉलिक्यूलर ग्लू, 2 टूटे डीएनए फ्रेगमेंट्स को चिपकाने का काम करता है। डीएनए लाइगेज कट द फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड अलाइंग देम टू कंबाइन, तो भाई डीएनए लाइगेज नहीं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अनीता और दीप्ति ने कुछ फॉलोइंग स्टेप्स मेंशन करे हैं, अब हमें बताना है उन दोनों में से किसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है और क्यों। तो भाई अनीता ने क्या 3 चीजें करी हैं देख लेते हैं। अनीता ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया और उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लिया, ठीक है। फिर उसने सीधा पीसीआर टेक्निक करी और फिर उसने जीन को एम्पलीफाई कर दिया और इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट में, ठीक है। दीप्ति ने क्या किया? दीप्ति ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, ओके, फिर उसे लाइगेट किया वेक्टर के अंदर, फिर उस वेक्टर से जो क्या है उसने क्या किया, उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करी, स्टेप 2 इन द सेल। तो ज्यादा सही तरीका कौन है? भाई सीधी बात है दीप्ति यहां पे इज द स्मार्ट वन, क्योंकि यहां इन बहन ने, अनीता बहन जी ने तो वेक्टर ही नहीं लिया। अगर आप वेक्टर नहीं लोगे तो पीसीआर टेक्निक कैसे करोगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने अटैच किस में किया है? ओके, तो अनीता जी तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगी। इन मैडम ने बिल्कुल सही किया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, फिर लाइगेट भी किया है, ठीक है, लाइगेज से, फिर वेक्टर भी यूज किया है, बिल्कुल सही। तो दीप्ति जी विल सक्सीड। चलिए नेक्स्ट है बेटा इन एन एफर्ट टू मास प्रोड्यूस अ यूजफुल प्रोट साइंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड अ precise section of mRNA from the cytoplasm of the cell which naturally produced protein, ये साइंटिस्ट ने कुछ एक्सट्रैक्ट किया है strands, was then used as a template to enzymatic synthesis of a strand complementary DNA। मतलब यहाँ पे mRNA है, मैं आपको अगर दिख नहीं रहा है क्लियरली मैं लिख देती हूँ, दिस इज mRNA, दिस इज complementary DNA,
दिस इज सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म्ड यूजिंग एंजाइम 2, ये भी डीएनए ही है। एंड प्लाज्मिड ओपनड बाय एंजाइम सी, मतलब यहाँ पर कोई सी एंजाइम यूज किया गया है जिससे उस प्लाज्मिड के अंदर वेक्टर में चिपकाया गया है, मतलब इंसर्ट किया गया है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंजाइम ए, एंजाइम बी एंड एंजाइम सी। तो भाई एमआरएनए से डीएनए में कौन बदलवाता है? सीधी बात है, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है हमने डीएनए को ही जो है हमने एक और स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाया है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के यहाँ पे एंजाइम 2 क्या होगा भाई? डीएनए पॉलीमरेज होगा, क्योंकि एक डीएनए स्ट्रैंड से दूसरा बनाया है। भाई मैं कहीं जेनेटिक्स का क्वेश्चन तो नहीं करा रही हूँ, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है। प्लाज्मिड ओपन, प्लाज्मिड आ गया, ओके हम मान लेते हैं बायोटेक का ही क्वेश्चन है। प्लाज्मिड ओपनड बाय एंजाइम सी, हमने मतलब ये कह रहा है प्लाज्मिड को कट किया गया है एंजाइम सी से। ठीक है, तो कट कौन करता है? इंसर्ट किस? यहाँ पे बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज हुआ है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देख लेते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड डीएनए पॉलीमरेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या बात है। चलो, plasmid was used as a vector in this investigation. Name another plasmids that can be used. भाई बैक्टीरियोफेज को भी आप यूज कर सकते हो, आप रेट्रोवायरस को यूज कर सकते हो, आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस को एज अ वेक्टर यूज कर सकते हो, काफी सारे अवेलेबल हैं मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2023 में आया है, इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आरएनए प्राइमर। ये कह रहा है भाई जब भी हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, मतलब आप मान लीजिए डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, तो हम आरएनए प्राइमर को यूज करते हैं टू इनिशिएट रेप्लिकेशन। ठीक है, फॉर न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर एज पर लीडिंग स्ट्रक्चर्स। आरएनए प्राइमर को हमें हटाना है, मतलब आरएनए प्राइमर ने मान लीजिए रेप्लिकेशन कर दिया है, यहाँ पे आ गया है वो, अब हमें उस आरएनए प्राइमर को हटाना है। तो आप बेटा कौन से टाइप का न्यूक्लियस, बेटा न्यूक्लियस मतलब कौन से टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे? एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस, जो इस एक्टिविटी में यूज होगा। अब हमने पढ़ा था यार आरएनए प्राइमर एंड्स में है, तो एंड्स को कट करने वाला कौन सा एंजाइम होता है? दैट इज एक्सोन्यूक्लियस। ओके, चलिए यहां पे है एक्सोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सेटअप ए बी सी, 3 सेटअप दे रखे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, यहाँ पे लेंथ ऑफ डीएनए यहाँ पे सेपरेट हो रखी है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द 2 सेट्स ए और बी जो है डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होंगे और क्यों? तो भाई पहला सेटअप है और दूसरा है। अब गौर करो, क्या इस सेटअप में डीएनए फ्रेगमेंट होंगे? बिल्कुल, यहाँ कैथोड है मतलब नेगेटिव है, एनोड है मतलब पॉजिटिव है। सही बात है, नेगेटिव साइड पे डीएनए लोड होगा, सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव इस साइड कर दिया नेगेटिव, तो ये बेटा बी सेगमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डीएनए कभी भी पॉजिटिव साइड पे लोड नहीं किया जाता, नेगेटिव साइड पे ही लोड किया जाता है, विच मीन्स ए सेटअप इज करेक्ट। ये चीज आप यहां देख भी सकते होंगे इन सेटअप ए। क्लियर? चलिए फिर इन सेट सी, ये बोल रहा है सेट सी, इसमें कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स यहां पर हैं, कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं यहां पर हैं। ठीक है, यहां पर आपका नेगेटिव साइन है, यहां पॉजिटिव। अब ये बोल रहा है 1 और 2 में से कौन से स्ट्रैंड्स लॉन्गर हैं? तो भाई हमने पढ़ा है जब डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं तो जो कम मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो आगे होते हैं, मतलब पॉजिटिव साइड, और जो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पीछे होते हैं। तो लॉन्गर फ्रेगमेंट मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, विच मीन्स 1 वाले क्या है? हैवी है, लॉन्ग है, तभी वो पीछे हैं। ठीक है, यही जस्टिफाई हमें करना था यहाँ पे, सेटअप 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने डायग्राम दे रखा है बायोरिएक्टर का, इसमें पी और क्यू की एक लेबलिंग सी कर रखी है। ये बोल रहा है आइडेंटिफाई करो क्यू का और इसका पर्पस क्या है। तो क्यू बेटा आपका एजिटेटर है, जो बेटा मिक्सिंग करने के काम आता है। ठीक है, जो कल्चर मीडियम है इसकी मिक्सिंग करने के काम आता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज दी थर्मल जैकेट, ये जो पूरी कवरिंग है जो बायोरिएक्टर की,
ये थर्मल जैकेट किस लिए कैसे प्रोसेस में मदद कर रही है? भाई अगर आप किसी बायोरिएक्टर को हर तरीके से ऑप्टिमम टेम्परेचर देना चाहते हो, ऑप्टिमम पीएच देना चाहते हो, ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो थर्मल जैकेट क्या कर रही है? बाहर के एनवायरमेंट से उसे अफेक्ट नहीं होने दे रही है। इस वजह से थर्मल जैकेट काफी यूजफुल है। ये क्या है? एजिटेटर है। क्यों? ये किस लिए काम आता है? मिक्सिंग के। थर्मल जैकेट क्या कंट्रोल कर रही है? टेम्परेचर और ऑप्टिमल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2023 में आया है। पीसीआर टेक्निक में इन्होंने पीसीआर टेक्निक बता रखी है, इसके 3 स्टेप्स बता रखे हैं। बोल रहा है गिव 2 रीजंस व्हाई एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर कैन बी बेटर देन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग प्लाज्मिड। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि हम लोग प्लाज्मिड्स का यूज करके भी एम्प्लीफिकेशन करते हैं होस्ट में, हम पीसीआर टेक्निक से भी एम्प्लीफिकेशन करते हैं, बट व्हाई इज पीसीआर टेक्निक मोर बेटर? रीजन, पीसीआर टेक्निक में बेटा आपको प्लाज्मिड या वेक्टर की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली ये टेक्निक परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो पीसीआर टेक्निक फास्टर क्यों है? क्योंकि इसमें मिलियन ऑफ कॉपीज बन जाती हैं मच फास्टर रेट पे, है ना, ग्रोथ एंड प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन करती हैं। इसमें आपको कोई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं चाहिए, नो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज नीडेड, अनलाइक जैसे आपको प्लाज्मिड में चाहिए होती है, इसमें नीडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेप डज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस? डीनेचुरेशन बेटा फर्स्ट स्टेप में हो रहा है जहां टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस है। डीनेचुरेशन में क्या होता है? डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं। व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ पीसीआर इफ स्टेप 2 डज नॉट अकर? अगर एनीलिंग नहीं होगी तो क्या फर्क आएगा? बेटा अगर एनीलिंग नहीं होगी विच मीन्स ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर नहीं लगेगा, प्राइमर नहीं लगेगा तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा, विच मीन्स पीसीआर इज यूजलेस। ठीक है, व्हाई इज पीसीआर इंपॉर्टेंट इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी? बिकॉज ये एक फास्ट प्रोसेस है और हम इसकी 30 साइकिल्स में बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है, यही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं यार। ओके, हम स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर है चैप्टर 6 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा 2023 में पूछा गया है ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड टू रिप्लेस यूज ऑफ मंकीज फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन्स और ड्रग मेंट फॉर ह्यूमंस, which of the following are possible reasons for this move? माइस एंड ह्यूमन की सेम फिजियोलॉजी है, इस वजह से माइस को रिप्लेस कर दिया गया है इन प्लेस ऑफ मंकीज, और रिप्रोडक्शन रेट ऑफ माइस इज फास्टर। इन दोनों में से क्या वजह है? तो भाई दोनों ही वजह एकदम सही है। एक तो पहली बात, माइस की जो फिजियोलॉजी है, मतलब चूहे की फिजियोलॉजी ह्यूमन से ज्यादा मिलती है, प्लस जो चूहा है वो ज्यादा जल्दी रिप्रोडक्शन करके फास्टर रेट पे डेवलप होता है। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग है बेटा, देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ पोर्शन ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसीजर। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसजेनिक एनिमल में हम क्या करते हैं भाई, हमें जो चीज बनानी है ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से हम उसमें वही टाइप का जीन कोड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक एनिमल is more nutritionally balanced for babies than natural cow milk। अगर आपको पता होगा रोजी काउ से हमने एक मिल्क ऑब्टेन किया था विच वॉज वेरी वेरी हाई रेट ऑफ प्रोटीन थी जिसके अंदर, जो छोटे बच्चों को दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, पर क्या ट्रांसजेनिक एनिमल्स इंक्लूडेड? यहां अगर हम बिकॉज लगाते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई कर रही है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग पोर्शन ऑफ डीएनए for biological products, human protein enriched milk by transgenic animal is more nutritionally balanced। अब आप यहां देखेंगे बेटा तो इन्होंने बोला है कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। रीजन, दोनों चीजें ट्रू हैं, दोनों चीजें ट्रू हैं, पर ह्यूमन इनरिच्ड जो है बेटा ये आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे बने उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती है, राइट? कि भाई इनको इसलिए बनाया गया था कि मिल्क प्रोटीन बना लें, ये उसको डिफाइन नहीं करती है, विच मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाइए, द जीन थेरेपी फॉर अ पर्सन, एक पर्सन है जिसको एडीए डेफिशिएंसी है, वो जीन थेरेपी ले रहा है यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर्स। अगर आप याद करेंगे आपके इस वाले चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है जीन थेरेपी, जिसमें एक 4 साल की बच्ची के अंदर जीन थेरेपी परफॉर्म की गई थी, याद करेंगे, उसमें रेट्रोवायरस को ही एज अ वेक्टर यूज किया गया था। सही है, रेट्रोवायरल वेक्टर्स इंटीग्रेट द डिजायर्ड जीन इन द होस्ट जीनोम।
बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज यहां लगा के देखते हैं। The gene therapy for a person with AD deficiency requires using retroviral vector because retroviral vectors integrate the desired gene into the host genome. सही बात है। क्या ये इसको डिफाइन कर रहा है? बिल्कुल सही, ठीक है, टोटली एग्रीड। नेक्स्ट, what are different varieties when two different varieties, एक कन्वेंशनल वेराइटी है क्रॉप की, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। मतलब एक ऐसी खेती है जो पुराने तरीके से उगाई जा रही है, एक है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से उगाई जा रही है। ठीक है, चलिए, किसकी खेती है? कॉर्न की, मतलब भुट्टा उगा रहे हो तुम। वर ग्रोन इन अ फील्ड, इट वॉज नोटिस्ड दैट ए कॉर्न बोरर करके, भाई ये जो कीड़ा है इसने अटैक कर दिया कन्वेंशनल वेराइटी को। ओके, सजेस्ट अ suitable treatment using genetic engineering approach for damage control of conventional variety। तो बेटा यहां पर इसका सिंपल सा है, ए ऑप्शन में आप यहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाओ, जैसे आपने बनाई थी बीटी कॉटन, वैसे ही बेटा आप यहां पर भी क्या बनाओगे? बीटी कॉर्न बनाओ, राइट? ऐसा कॉर्न बनाओ जिसमें क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनानी है। नेक्स्ट, नेम द जीन एसोसिएटेड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप टू कंट्रोल द पेस्ट एंड एक्सप्लेन। कौन सा जीन बेटा? अगर हम कॉर्न प्लांट की बात करें तो आपका CRY-AB1 जीन यूज होता है। अगर हम कॉटन की बात करें तो CRY-AC1 और CRY-AB2 जीन यूज होता है, पर यहाँ कॉर्न प्लांट की बात हो रही है तो हम ये वाला जीन यूज करेंगे। हाउ डज इट नॉट हार्म द सोर्स फ्रॉम विच इट इज टेकन। नॉर्मली ये पूछ रहा है कि यार ये जीन क्या कहते हैं, इस पौधे को क्यों नहीं खराब कर रहा, ये उस कॉर्न बोरर को ही क्यों मार रहा है? क्योंकि ये जीन बेटा एल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट होता है। ठीक है, किस में एक्टिवेट होता है? एल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट होता है, जो कि इसको, इस कॉर्न बोरर कीड़े के पेट में ही एल्कलाइन पीएच मिलता है, तभी एक्टिवेट होता है, इसलिए ये सोर्स को हार्म नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एलाइजा इज अ टेस्ट यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन। सही बात है, क्वेश्चन आ भी रखा है। व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजीज कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग एलाइजा। एलाइजा बेटा एक ऐसा टेस्ट है जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन कहते हैं, विच मीन्स इस टेस्ट में आप एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स दैट कैन बी चेक्ड इफ वन वांट्स टू आइडेंटिफाई वेदर इंडिविजुअल इज एलर्जिक टू पोलन और नॉट। अगर हमें चेक करना है कि किसी इंसान को पोलन की एलर्जी है या एलर्जी है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे बेटा? थ्रू IgE। अगर आपको पता होगा जब किसी इंसान को एलर्जी होती है तो उसकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन E बढ़ जाता है एलर्जिक रिस्पॉन्स के टाइम। बस यही दे रखा है यहाँ पे IgE, यहाँ पे आप डिटेक्ट कर सकते हो थ्रू एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है, इन 1997 एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया था? पेटेंट राइट ले लिया था बासमती राइस। अगर आपको पता है बासमती राइस एक इंडिया की बहुत फेमस वेराइटी है। अलाउइंग देम टू मार्केट अ न्यू स्ट्रेन ऑफ बासमती राइस इन US। ठीक है, दिस न्यू बासमती स्ट्रेन वाज रियली डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर वेराइटी। कायदे से ये बासमती राइस हमारी कंट्री का पार्ट था, बट US ने इस पर पेटेंसी ले ली। तो भाई विच इज एन अनऑथराइज्ड एक्ट। तो इस अनऑथराइज्ड एक्ट को क्या कहते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी। डिफाइन इट। तो बायोपायरेसी क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्ट इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी, जिसमें बेटा कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द कंसेंट, जिधर ये ओरिजिन है उनसे पूछे बिना जब उनकी चीज का इस्तेमाल करती है, दैट इज बायोपायरेसी। सेकेंड, स्टेट 2 वेज इन विच इंडियन फार्मर्स को लूज हुआ है इस अनऑथराइज्ड एक्ट की वजह से। अब भाई इंडियन फार्मर्स की खुद की वैरायटी कोई उनसे, ठीक है, ज्यादा पैसों में बेच रहा है क्योंकि उसने उस पर पेटेंसी ले ली, तो फार्मर्स को तो लॉस ही हो रहा है। ठीक है, इंडियन फार्मर्स लूज द अथॉरिटी ओवर द ट्रेडिशनल बायो रिसोर्सेस। इनके पैसों में भी घटौती होती है, फेयर का कॉम्पनसेशन हो जाता है। अब ये बोल रहा है 2 मेजर्स जो कंट्रीज ले सकती हैं ताकि अनऑथराइज्ड एक्ट ना हो।
तो भाई अगर आप बात करेंगे इंडिया ने, तो अगर आपने ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इस चैप्टर के एंड में लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है हमने इंडियन अमेंडमेंट एक्ट भी, यहाँ मेंशन नहीं, इधर मेंशन होगा, हमने इंडियन अमेंडमेंट एक्ट भी पास कराया है, इंडियन पेटेंट बिल, ठीक है, पास हुआ है इंडियन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कि कोई भी अनऑथराइज्ड चीज डायरेक्टली नहीं बेची जा सकती, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की। तो बहुत सारी कंट्रीज यार इस बायो रिसोर्सेज के लिए जो है इस पर एक्ट ले रही हैं, और ऐसे ही इंडिया ने ऐसा एक एक्ट लिया है ताकि ये अवॉइड की जा सके फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस एक ऐसी वैरायटी है राइस की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये क्या होता है, बीटा कैरोटीन जीन जो था वो है इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था राइस के अंदर, जिससे बनी गोल्डन वैरायटी ऑफ राइस। बीटा कैरोटीन जीन जो है बेटा एक विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है, तो विटामिन ए इनरिच्ड राइस होते हैं ये। तो अब इन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि एक डायग्राम की हेल्प से बताओ कि हमने कैसे इस राइस को बनाया होगा। तो हम ऐसे बता देते हैं कि मान लो ये बीटा कैरोटीन जीन है, इसको आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, ये मान लीजिए ये राइस का है। अब आपने क्या किया, इस राइस को भी उससे कट किया, इन दोनों को क्या करा हमने डीएनए लाइगेज की मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से हमने इनको जोड़ दिया, ठीक है, लाइगेज की मदद से जोड़ दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काट दिया, और इसको आप इनकॉर्पोरेट कर देते हो, राइट। तो बस यही चीज हमने दिखाई है कि डैफोडिल पौधा है, इस पौधे से हमने बीटा कैरोटीन जीन लिया, हमने प्लाज्मिड के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया इसके अंदर, बस इसको यूज करके हमने जो है गोल्डन राइस ऑब्टेन किया। नेम द वेक्टर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। तो अगर आपको पता होगा प्लांट्स में हम नॉर्मली एक बहुत ही फेमस वेक्टर है जिसे यूज करते हैं, जिसका नाम है बेटा एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, जिसका बहुत फेमस प्लाज्मिड है टीआई प्लाज्मिड, जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स में एज अ वेक्टर। डन, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो एक डायग्राम दे रखा है आपको, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो इंट्रोड्यूस किया गया है एक होस्ट सेल के अंदर। हाउ कैन डबल स्ट्रीम, अच्छा ये पहले बता देती हूँ आपको, आरएनए साइलेंसिंग का क्वेश्चन है, जहां पर क्या होता था, टबैको प्लांट की खेती को एक मिलानोकॉग्निशिया इनकॉग्निटा करके एक निमाटोड था जो आकर टबैको पौधे की खेती को खराब करता था। उसके लिए हमने क्या किया था, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम इंट्रोड्यूस कर देते थे किसके अंदर, नीमाटोड के अंदर, जिससे वो जो है वो पर्टिकुलर प्रोटीन जिससे वो पौधे को खराब करता था वो बनाना बंद कर देता था और इन्हीं फिर धीरे धीरे मर जाता था। तो अब क्वेश्चन है, हाउ कैन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ नीमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल शोन इन द गिवन फिगर। ये कैसे इंट्रोड्यूस किया गया इसके अंदर, तो यहाँ पे बेटा ये यूज किया गया एग्रोबैक्टीरियम को एज अ वेक्टर, जिसमें आप टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज करते हो और इसको इंट्रोड्यूस कर देते हो। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कैन बी द सोर्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो ये बोल रहा है डबल स्ट्रैंडेड सोर्स, हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहां से लिया, बेटा ये हम लेते हैं स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड है ये आरएनएस जो सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड बनाते हैं होस्ट प्लांट के अंदर। फिर है, what will be the impact of this interaction of double stranded RNA with mRNA on the mRNA in the entire cellular machinery of the host cell। बेसिकली जब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इस नीमाटोड के सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए से जाकर पेयर करेगा तो वो उसको डबल स्ट्रैंडेड बना देगा, तो वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर पाएगा। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेक्निक, भाई हम तंबाकू की खेती को बचा लेंगे, तो फार्मर की हो गई बल्ले बल्ले। ठीक है, सिंपल चीज यही यहां पे लिखा है। डन बेटा, ऑल द चैप्टर्स डन, सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो चुके हैं आपकी जुओलॉजी के। बॉटनी भी आपका हो जाएगा, या तो वो इसी वीडियो में इनकॉर्पोरेटेड होगा या आपको अलग रिंकल मैम कराएंगे आपको बॉटनी के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ें। तब तक बेटा मिलते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड रॉक इट एवरीबॉडी, बाय बाय।